अब वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकलती है, जहाँ बॉबी और एरिक भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। फिर रास्ते में स्टेफ और उसकी मॉम के बीच की दूरियां थोड़ी सुलझती है। स्टेफ का कहना था कि मॉम, आप कभी एक मदर बनना ही नहीं चाहते थे, हम आपके ऊपर एक बोझ थे। लेकिन मॉम उसे समझाती है कि मैं एरिस के साथ बड़ी हुई हूँ, जिन्होंने मुझे हर जगह डेथ दिखाना सिखाया। तुम दोनों के जन्म के बाद मेरा ये डर और बढ़ गया, कहीं तुम्हारी मौत का कारण मैं न बन जाऊं, या फिर कहीं तुम भी मेरी तरह खौफ में ना जीना शुरू कर दो। मैं इनमें से कुछ भी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे तुम दोनों को छोड़कर जाना पड़ा। अब सब जेबी से मिलते हैं, जो देखते ही कहता है कि स्टेफ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो बताओ आप तुम में से किसकी मौत का नंबर है। और हाँ, तुम्हारी ग्रैंडमा एरिस एक कमाल की लेडी थी, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। यानी वो सिंगर का ही बेटा जेबी था, और इतने सालों में वो सिर्फ खुद को ही नहीं मुझे भी बचा रही थी। मुझे ढूंढकर उन्होंने मुझे सब बताया समझाया, और इसके बदले मैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखता था। फिर स्टेफ उससे पूछती है कि डेथ से बचने का क्या तरीका है, तो जेबी बताता है कि इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, या तो तुम अपनी जगह किसी और को मार दो और उस इंसान की बची जिंदगी तुम्हारे नाम हो जाएगी, या फिर दूसरा, खुद मर जाओ, तभी ये चेन ब्रेक हो सकता है। सालों पहले एक औरत भी ऐसे सिचुएशन में थी और वो मर गई थी, लेकिन डॉक्टरों के कमाल से कुछ देर बाद वो दोबारा जिंदा हो गई, जिससे ये साइकिल वहीं ब्रेक हो गया। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम लोगों के मरने के बाद मेरा नंबर भी आ जाएगा और मैं तैयार हूँ अपनी मौत के लिए। तब तक मैं बस खुलकर जीना चाहता हूँ, अपनी बाकी बची लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, और मेरी मानो तो तुम लोग भी ऐसा ही करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसके हर एक पल के मजे लो। और जाकर सबसे पहले मूवी रिव्यू हिंदी की वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर वो चला जाता है, जिसके बाद सब होपलेस हो जाते हैं। इतने में एरिक और बॉबी वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों जेबी का बताया दूसरा तरीका ट्राई करने का सोचते हैं। एरिक बॉबी को पीनट खाने के लिए कहता है, जिससे उसे एलर्जी थी। उसे लग रहा था कि बॉबी पीनट खाकर मरने के कगार पर आ जाएगा, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर से बचवा लेंगे और वो ठीक हो जाएगा और ये डेथ का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। अब दोनों पीनट चॉकलेट लेकर एक एमआरआई रूम में छुप जाते हैं। एरिक बॉबी के लिए एलर्जी मेडिसिन भी ले आता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हुए तो वो खुद संभाल ले। बॉबी वो चॉकलेट खाता है और तुरंत उसे बेचैनी होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रखी एमआरआई मशीन किसी तरह एक्टिवेट होके एकदम हाई लेवल पर ऑन हो जाती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पावर जनरेट करती है। लेकिन एरिक की बॉडी पर बहुत सारे पियर्सिंग थे, वो सब उसकी बॉडी को खींचती है और उसे एमआरआई मशीन के पास ले जाती है। पीछे से एक व्हील चेयर भी खींचकर आती है, जो एरिक के शरीर के पार हो जाती है और उसकी जान वहीं चली जाती है। बॉबी एलर्जिक रिएक्शन के चक्कर में मुश्किल से उसके पास पहुंच पाता है, लेकिन तभी एक नर्स रूम का डोर खोल देती है, जिससे बहुत सारे मेटल ऑब्जेक्ट एक साथ बॉबी के अंदर घुस जाते हैं और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। अब बचे थे तो चार्ली, स्टेफ और उनकी मॉम, जो इतने खौफनाक मंजर को देखकर बहुत डरे हुए थे। अब उनके पास एक ही तरीका था, वो एरिस के घर में रहने लगे, पूरी दुनिया से कट ऑफ होके, क्योंकि वहीं पर एरिस इतने सालों तक जिंदा रही थी और उनकी मौत सिर्फ बाहर निकलने के बाद हो गई। तब मॉम कहती है कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी उस जंगल में बिताने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ रहूंगी और जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों भी सही सलामत रहोगे। इसलिए अब सभी यानी तीनों एरिस के घर की तरफ निकलते हैं। इसी बीच उनके बैग से वैसा ही एक सिक्का गिरता है और इस बार भी एक औरत ने उसे जमीन से छुपकर उठाया था। जैसे जैसे वो सिक्का उसके हाथ में आता है, एक अजीब सा डर हवा में फैलने लगता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, और सबको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। अब सिर्फ ट्रक के साथ एरिस के घर में एंटर करती है। उसे फिर से वही अनहोनी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे धक्का दे रही हो। लेकिन तभी अचानक स्टेफ का सीट बेल्ट अटक जाता है। वो घबराकर मॉम को जल्दी अंदर जाने के लिए कहती है, ताकि कम से कम वो सेफ रहे। लेकिन जैसे ही मॉम अंदर दौड़ती है, उसके ठीक पहले घर में भारी आग लग जाती है और एक जोर का धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि पूरा घर एक सेकंड में आग के समंदर में बदल जाता है और उसके झटके ट्रक को भी हिला देता है, जिससे स्टफ का ट्रक सीधा नदी में गिर जाता है। पानी का शोर, आग की गर्मी और धुआं सब एक साथ मिलकर भयानक मंजर बना देता है। इधर ब्लास्ट के चलते हुए टुकड़ों के बीच मॉम और चार्ली मलबे में फंस जाते हैं। मॉम अपनी सारी ताकत जोड़कर
चार्ली को खींचकर बाहर निकालती है और एक पल के लिए लगता है कि वो बच गए, लेकिन तभी एक बड़ा लोहे का खंभा सीधा मॉम पर गिरता है। चार्ली चीखता है लेकिन मॉम वहीं खत्म हो जाती है। एक और दर्दनाक मौत, एक और दिल छेड़ देने वाली सैक्रिफाइस। फिर चार्ली अपने आंसू रोककर तुरंत नदी में कूदता है और एसएफ को बाहर खींचता है। एसएफ की आंखें बंद थी, उसके सांस रुक चुके थे। चार्ली अपनी पूरी जान लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ पल के लिए लगता है कि एसएफ मर चुकी है, लेकिन चार्ली की कोशिशों ने उसे वापस जिंदा कर दिया। उसकी आंखें फिर से खुलती है और दोनों समझते हैं कि उन्होंने फैमिली के इस क्रश साइकिल को तोड़ दिया है। वो सोचते हैं कि शायद ये सब अब खत्म हो गया है। के बाद दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। अब उनके अंदर कोई भी डर नहीं था, क्योंकि सिर्फ नदी में डूब के मरने के बाद जिंदा हुई थी, जिससे डेथ का साइकिल ब्रेक हो गया था। अब चार्ली अपने प्रॉम के लिए तैयारी कर रहा था और सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। थोड़ी देर के लिए सब नॉर्मल लगता है, जैसे मौत का साया अब उनके पास नहीं है, लेकिन उसी वक्त एसएफ के हाथ में कट लग जाता है और उसके जख्म से वैसे ही खून बहने लगता है जैसा कहानी के शुरुआत में एरिस के हाथ से बह रहा था। उस खून के ड्रिप होते ही एसएफ का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके मन में वही बेचैनी वापस आ जाती है। हवा ठंडी पड़ गई और खामोशी में एक अजीब सा डर वापस लौट आया और तभी कैमरा हमें एक कोने में खड़ी उस औरत को दिखाता है जिसने वो सिक्का उठाया था। उसके हाथ से वो सिक्का फिसल कर गिरता है और धीरे धीरे लुढ़कर सीधा एक तेज भागती ट्रेन के पटरी पर आकर गिरता है। सिक्का चमकता है जैसे मौत की मुहर लग गई हो। एस्टेफ और चार्ली एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि शायद ये सब खत्म नहीं हुआ। वहीं पर एस्टेफ और चार्ली को पता चलता है कि उस रात जब एस्टेफ पानी में डूबी थी तो वो असल में कुछ सेकंड के लिए मर चुकी थी, लेकिन चार्ली ने तुरंत उसे होश में ला दिया था और इसलिए उसका हार्ट रुककर भी चल पड़ा। मतलब साइकिल अभी भी चल रहा था और मौत अभी भी उनके पीछे थी। इस बात को समझते ही सिर्फ के सामने दुनिया घूमने लगती है। उसे लगता है कि वो एक और विजन देख रही है, लेकिन इस दफा ये विजन सच बन जाता है। उस सिक्के के कारण ट्रेन अपने ट्रैक से खिसक जाता है और वो रोड पर आ जाती है और बिना रुके सीधा सिर्फ को कुचल देती है और उसके तुरंत बाद चार्ली को भी। दोनों की चीखें हवा में गूंजती है और खून सड़कों पर बिखर जाता है और इसी खूनी खेल के साथ ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर थम जाती है। मौत फिर से जीत जाती है और जिंदगी एक बार फिर हार गई। एक आखिरी ठंडी हवा चलती है जैसे खुद मौत उनकी रूहों को लेकर निकल गई हो और कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में समा जाता है, जैसे कहानी के साथ जिंदगी की रोशनी भी बुझ गई हो। तो दोस्तों, ये खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसे ही और स्टोरी सुनना पसंद है तो मुझे वो भी कमेंट में बताओ। वैसे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय। कहानी की शुरुआत 1969 में होती है, जहां एरिस कैम्पबेल अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ स्काईव्यू नाम के एक हाई राइज रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग में आई थी। दोनों ही काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एरिस के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, जैसे कि कुछ होने वाला हो। वहीं हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो फाउंटेन से सिक्के चुरा रहा था, लेकिन फिर वही बच्चा चुपके से एरिस और पॉल के साथ लिफ्ट में घुस जाता है, जहाँ एक गार्ड उन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग आसमान को छूने वाली है और समय से पहले ही तैयार कर दी गई है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि ज्यादा लोगों के रुकने की जगह अब नहीं बची, लेकिन वीआईपी गेस्ट्स को एंट्री मिल रही थी, इसलिए एरिस और पॉल वापस जाने से पहले थोड़ा घूमने लगते हैं। तभी एरिस कहती है कि वो यहाँ बहुत खुश है और फिर वो एक रोज को तोड़ती है जिससे उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है, जिसे देखकर एरिस का घबराहट और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ऊंचाइयों से पहले ही डर लगता था। तभी वो वॉशरूम की तरफ निकलती है, जहाँ एक सिंगर उससे मिलती है और पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। एरिस बताती है कि ये उसका दूसरा मंथ है, पर वो श्योर नहीं है कि अभी अपने बॉयफ्रेंड को बताए या नहीं। सिंगर उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे जरूर मोहब्बत करता है और तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर एरिस फैसला करती है कि वो पॉल को बताएगी। तभी पॉल एरिस को प्रपोज करने लगता है। वो उसे शादी के लिए पूछता है और एरिस अपना राज खोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। सभी लोग उनकी खुशी में खुश थे, लेकिन वही बच्चा एक सिक्का उछाल देता है जो बिल्डिंग के एक इम्पोर्टेंट पार्ट पर लगता है। उस वक्त लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे और इतने वजन से स्टेज क्रैक होने लगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। छोटे से सिक्के के नीचे गिरते ही तबाही शुरू हो जाता है। अचानक एरिस की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है और अगले ही पल पूरा स्टेज टूटकर गिर जाता है
कई लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं। जो बचते हैं वो जान बचाने को भाग रहे थे और इसी भागा दौड़ी में आग भी लग जाती है। जहाँ लोग भागते वहाँ ज्यादा वजन पड़ने से फ्लोर टूटने लगता। सिंगर भी आग में जलकर मर जाती है और थोड़ी देर में एरिस के सामने एक दर्दनाक मंजर बन जाता है, जहाँ 100 से ज्यादा लोग एक साथ मौत के मुंह में चले गए। अब तो पूरा फ्लोर नीचे गिरने लगता है और वही सिक्का एक पियानो में गिरता है, जिससे आखिरी बार पूरी इमारत मलबे में ढह से गिर जाती है। बचे रह गए बस एरिस और सिंगर का छोटा सा बच्चा, जिसे बचाने के लिए एरिस अपनी जान जोखिम में डालकर कोशिश करती है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एरिस की रिंग उन्हें लटका लेती है, पर इतना वजन एक छोटी उंगली कैसे संभाल पाती। और अगले ही पल एरिस और वो बच्चा भी मौत के बिल्कुल करीब थे। लेकिन अगले ही पल खुलासा होता है कि ये सब 97 साल बाद यानी प्रेजेंट में एरिस और पॉल की ग्रैंड डॉटर स्टेफनी अपने विजन में देख रही थी। वो इस वक्त अपनी क्लास में थी और इतने खतरनाक सपने के वजह से जोर से चिल्लाती है। ऐसे ही डरावने सपने स्टेफनी को रोज आने लगते हैं और अब वो परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी नानी एरिस के बारे में पता लगाने के लिए घर वापस आती है, जहाँ उसके डैड मार्टी उसका स्वागत करता है। वो आते ही अपने बचपन की एल्बम्स ढूंढने लगती है ताकि एरिस के बारे में जानकारी मिल सके। फिर वो अपने भाई चार्ली से मिलती है, जो मामा के घर जा रहा था। तभी स्टेफनी भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई ताकि वो नानी एरिस के बारे में कुछ और पता लगा सके, क्योंकि इन सपनों के वजह से उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही थी और उसकी स्कॉलरशिप खतरे में थी, इसलिए सब सॉल्व करना जरूरी था। वहाँ जब वो अपने कजन से मिली तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने ही भाई से कितनी दूर हो गई है। फिर वो मामा मामी से मिलती है और सपनों के बारे में बताती है, पर वो उन्हें मना करते हैं कि तुम्हें एरिस का नाम भी नहीं लेना चाहिए और स्टेफनी उनसे मिलने भी न जाए। मामा कहते हैं जब हमारे डैड की मौत हुई उसके बाद से मॉम हमेशा डरी डरी रहती थी और हमें बाहर नहीं जाने देती थी, यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं। इसलिए हम पुलिस के पास गए ताकि मैं और तुम्हारी मॉम सेफ जगह रह सके, लेकिन फिर भी मॉम हमें ढूंढ लेती थी और जब तुम पैदा हुए तो हमने घर बदला, लेकिन तब भी वो हमें लेटर्स भेजती थी जिसमें लोगों की डेथ की फोटो होती और धमकी देती कि अगर हम उनकी तरह नहीं बने तो मर जाएंगे। वो औरत पागल थी, इसलिए उससे दूर रहना। लेकिन स्टेफनी अपनी मामी के पीछे पड़ जाती है लेटर दिखाने के लिए ताकि वो अपनी नानी तक पहुँचे। वो तुरंत निकल पड़ती है और जंगल के बीच उस घर तक जाती है जहाँ का माहौल एकदम खौफनाक और सुनसान था। वहाँ सब कुछ अजीब और भयानक था। एरिस उसे बाहर से ही कह देती है कि फोन और कीज सब निकाल कर बाहर रखो, तभी अंदर आ सकती हो। इन सब से साफ था कि एरिस अभी खौफ में रहती है। इतने सालों बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को देखकर खुश तो थी, पर फिर भी दूरी बनाए रखती थी, जैसे उसे स्टेफनी से भी खतरा हो। और फिर वो तुरंत अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो स्टेफ बताती है कि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी जब मैं 10 साल की थी। फिर वो अपने सपनों के बारे में बताती है तो एरिस कहती है वो सब सपना नहीं है, वो एक भविष्य की झलक थी जो मुझे उस वक्त दिखाई दी थी, जिसमें मौत ने चंद मिनटों में कितने ही लोगों को समाप्त कर दिया था। तभी सीन वापस से 1969 में लौट जाती है जब पॉल एरिस को प्रपोज कर रहा था। तो उसी वक्त एरिस ने अपने सपने में वो सब देखा था और फिर वो तुरंत पॉल को रोककर चिल्लाने लगती है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। वो उस बच्चे से वो सिक्का छीन लेती है, फिर फटाफट आग बुझाती है और स्टेज पर चढ़कर सबको स्टेज से उतरने को कहती है, क्योंकि थोड़ी देर में सब टूटने वाला था। ये सब करके एरिस ने उस दिन अनेक लोगों की जान बचा ली थी जो मरने वाले थे और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग भी बंद कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे करके सभी लोग मर गए जो उस दिन मरने वाले थे, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड पॉल भी। एरिस बोलती है कि ये सब डेथ कर रही है, वो एक एक करके सबको समाप्त कर देगी, लेकिन मैंने इतने सालों तक इस डेथ पर रिसर्च की है इसे चकमा देने के लिए। इतने दिनों में कितनी ही बार खुद को मौत के चंगुल से बचाया, लेकिन अब शायद मैं मरने वाली हूँ क्योंकि मेरी शक्तियाँ अब तुम्हें मिल रही है और तुम्हें भी सुरक्षित रहने के लिए यहाँ रहना होगा। मैं भी इस जगह से 20 साल से बाहर नहीं गई, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी और ये किताब तुम्हें देने वाली हूँ। लेकिन स्टेफ को लगने लगता है कि एरिस पागल हो गई है और उसके बातों पर उसका विश्वास नहीं होता। एरिस समझाती है कि ये सब सच है, हमारे परिवार पर मौत का साया मंडरा रहा है, तुम्हें मदद करनी होगी।
लेकिन स्टेफ बाहर निकल जाती है। मगर फिर एरिस उसे विश्वास दिलाने के लिए 20 सालों में पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखती है और किताब स्टेफ को पकड़ा देती है। और तभी लोहे का एक बड़ा टुकड़ा उनके सर पर गिरता है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। अब सभी लोग उनके फ्यूनरल में आते हैं, लेकिन सबको लगता है कि ये बस एक हादसा था। लेकिन स्टेफ के लिए ये सब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग बन जाता है। तभी वहाँ स्टेफ की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर स्टेफ गुस्से में वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि बचपन में वो उन दोनों भाई बहन को छोड़कर चली गई थी। लेकिन चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम भी तो उनकी तरह ही हो। जब से तुम कॉलेज गई हो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। मैं कितनी कॉल्स लगाता हूँ, तुम एक भी कॉल पिक नहीं करती। तुम भी अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद स्टेफ वो किताब पढ़कर अपनी नानी की रिसर्च समझने की कोशिश करती है। तभी फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है ताकि सबका ध्यान उस खतरनाक मौत से हट सके। पार्टी में एरिस चार्ली की मॉम भी आई थी और वो चार्ली के लिए कुकी बनाकर लाई थी, लेकिन उन्होंने उसमें पीनट बटर डाल दिया था, जिससे चार्ली को एलर्जी थी, इसलिए उसने नहीं खाया। फिर हम देखते हैं कि एक ग्लास का टुकड़ा आइस में मिक्स हो गया था और वही आइस सबके कोल्ड ड्रिंक में डाली गई थी। सब एक एक करके अपनी ग्लास फिनिश करते हैं, लेकिन थैंकफुली किसी को कुछ नहीं होता। शायद वो टुकड़ा किसी के आइस में नहीं आया। और फिर कुछ कजन्स ट्रम्पोलिन पर उछल कूद कर रहे थे, जिसके नीचे एक बड़ा सा कील पड़ा था जो उन्हें कभी भी चुभ सकता था। लेकिन उस वक्त मॉम आकर उस कील को वहाँ से हटा देती है। लेकिन तभी स्टेफ को किसी अनहोनी का एहसास हो जाता है, इसलिए वो तुरंत पार्टी की जगह पर पहुंचती है जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अगले ही पल जैसे स्टेफ के मामा कदम बढ़ाते हैं, उनके पाँव के नीचे कांच का टुकड़ा आ जाता है और कुछ गिरने के चक्कर में उनके ऊपर बहुत सारे औजार गिरते हैं, जिससे घर कटने वाली मशीन चल जाती है, जिसमें उनकी एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। ये कैंपबेल परिवार में दूसरी मौत थी। फिर स्टेफ तुरंत अपनी रिसर्च तेजी से बढ़ाती है, जहां उस बुक में उसे एक इंसान का पता चलता है जो इन सब हादसों में बच गया था और अब तक जिंदा था, और उस इंसान का नाम था जेबी। वो इन सब के बारे में अपने परिवार को बताती है कि कैसे जिस ऑर्डर में एरिस ने अपने विजन में लोगों को मरते हुए देखा था, उसी ऑर्डर में सभी लोग मारे गए। वहाँ इतने लोग बच गए थे, इसलिए मौत को इतने साल लग गए सबको खत्म करने में। विजन के एंड में एरिस की मौत हुई थी, इसलिए सबसे लास्ट उनकी मौत हुई और उनकी मौत तक डेथ रुका हुआ था। लेकिन अब उनके मरने के बाद एक एक करके मौत का सिलसिला फिर से शुरू होगा। डेथ के मुताबिक सभी को पहले ही मर जाना चाहिए था, इसलिए उनके बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए थे। पर अब हम सब ने जन्म लिया है तो हम सब डेथ के निशाने पर है। हम सब की जान खतरे में है, क्योंकि हमें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और जो डेथ है वो परिवार में सबसे बड़े को पहले निशाना बनाएगा। जैसे मामा बड़े थे तो उनकी मौत हुई, और अब उनके बड़े बेटे एरिक, फिर जूलिया, फिर बॉबी की मौत होगी। जिसके बाद मेरी फैमिली की बारी आएगी तो सबसे पहले मॉम, फिर मेरी और फिर चार्ली की। लेकिन किसी को भी स्टेफ की बातों पर विश्वास नहीं होता। मामी और एरिक भी उसकी बातों को मजाक समझते हैं। मॉम भी उसे समझाती है कि उसे अपने ऊपर एरिस को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर हम एरिक को देखते हैं जो एक टैटू शॉप में काम करता था। वो देर रात तक स्टोर में रुका हुआ था। वो तेज गाने बजाकर सफाई शुरू कर देता है। इसी बीच हम उसके आसपास चीजों को अजीब तरीके से गिरता हुआ महसूस करते हैं। और फिर एरिक अपने ऊपर एक नया टैटू बनाता है अपने डैड के नाम पर। लेकिन तभी एक जंजीर उसकी नोज रिंग में फंस जाती है जो पंखे में अटकी हुई थी। एरिक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पंखे के घूमने से वो जंजीर छोटी होती जाती है और एरिक खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है, जो बहुत पेनफुल था। और इन सब में वहाँ आग भी लग जाती है। फिर एक बड़ा कंटेनर गिरने ही वाला था कि तभी सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन सुबह स्टेफ को पता चलता है कि एरिक के टैटू स्टोर में आग लग गई थी। वो परेशान होकर उसके पास जा रही थी, लेकिन तभी एरिक उनके कार के सामने आ जाता है, यानी वो सेफ था, जो देखकर स्टेफ को राहत मिलती है। वो तुरंत उसके पास जाने लगती है, लेकिन एरिक बेपरवाह रोड पर चलने लगता है। एक पल को वो एक ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन एंड मोमेंट में वो बच जाता है। तभी वहाँ दूसरा कूड़ा उठाने वाला ट्रक आ जाता है, जिसमें गलती से जूलिया गिर जाती है। ये तीनों तुरंत उस ट्रक को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन ड्राइवर मस्त गाना सुनने में लगा हुआ था। स्टेफ ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ट्रक पूरी तरह से जूलिया को कुचल देता है, जिससे उसकी भी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अब फाइनली परिवार की तीसरी मौत देखने के बाद सबको सिर्फ के बातों पर विश्वास होने लगा था, लेकिन सिर्फ खुद को जूलिया की डेथ का कसूरवार समझ रही थी। तब मामी जी एक सीक्रेट रिवील करती है कि असल में एरिक उनके मामा का बेटा ही नहीं था, जिससे जूलिया उनकी बड़ी बेटी निकली और डेथ सही ऑर्डर के हिसाब से हो रही थी, तो इसीलिए जूलिया की जान चली गई। लेकिन ये जानकर एरिक को झटका लगता है और अब अगली बारी बॉबी की होने वाली थी। वो बहुत डरा हुआ था। वो स्टेफ से कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो, जिसके बाद स्टेफ फिर से एरिस की बुक देखने लगती है ताकि वो उस जेबी के बारे में पता लगा सके जो बच गया था।